हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2D। देखो इससे पहले आपने इन इलास्टिक किया और इलास्टिक कोलिजन किया, वो था 1D में, ठीक है ना। अब 2D में क्या होगा, जैसे मानो ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लो ये ऑब्जेक्ट A है, ये B है, इसका मास जो है m1 है और इसका मास m2 है। ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, u1 वेलोसिटी से, और ये किससे चल रहा है, u2 से, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे मान लो ये आफ्टर कोलिजन किस तरीके से जाएंगे, ये आपके पास ये टकराए हैं, ठीक है, किसी तरीके से, और ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ये जा रहा है इस साइड और ये वाला जा रहा है इस साइड। मान लो ये A है और ये वाला B है, ये इधर गया टकराने के और ये इधर चला गया, ठीक है। मान लो ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, इस तरीके से आपने समझना है। क्लियर है, इतनी बात बताओ, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एंगल है ये θ1 है और ये एंगल है इसका θ2, ठीक है। कई बुक्स में आप देखना थीटा और फाई से भी लिख रखा होगा, थीटा ये होता है, फाई क्या होता है ऐसे, तो ऐसे भी लिख रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर θ1 और θ2 लिया है। क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई इसमें परेशानी। और जो ये A है इसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लो ये v1 है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 वेलोसिटी है, ठीक है। और मास तो आपको पता ही है m1 और m2 है। क्लियर। अब देखो इसमें होगा क्या, वही कहानी है सेम जैसे कि आपने इलास्टिक कोलिजन 1D में किया था। ये 2D में क्यों है, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, सेम डायरेक्शन में चले जाते थे ये, ठीक है ना। मतलब अलग अलग होते थे, चिपके हुए तो नहीं होते थे, अलग अलग उसमें होते थे, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जाते थे, दैट इज़ अ 1D। 2D में क्या है, दो डायरेक्शन में, मतलब एक प्लेन में चले गए। अगर मैं इसमें देखूँ x और y प्लेन में जाएंगे, देखो ना ऐसे होता है, ये x होता है, ये y प्लेन होता है। तो 1D है तो मान लो ये इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। अब अगर 2D है तो 2D में कैसे हो गया, मान लो ये एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, तो ये देखो ये चीज़ बन रही है, दैट इज़ इसमें x का भी कोऑर्डिनेट है और इसमें y का भी कोऑर्डिनेट है, ये मतलब है 2D का, ठीक है। तो अब जिस तरीके से डायरेक्शन में इस तरीके से गए हैं तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे अगर हम पहले की बात करें तो सिर्फ x था, y 0 था, अगर हम इलास्टिक कोलिजन इन 1D की बात करें, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते थे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही जा रहे थे, ठीक है ना। अब इसमें ये किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, दो पर्टिकुलर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में नहीं है दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसका मतलब किसमें है, 2D में है यहाँ पर। बताओ कोई दिक्कत इसने में, ठीक है। अब यहाँ भी वही होगा कि आपको पता है इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है और जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो भी क्या होता है, इसमें कंजर्व्ड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर देखो बिफोर कोलिजन का क्या कहानी बनेगी, m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू, अब है मेन कहानी। देखो अब यहाँ मोमेंटम क्या होता है, एक आपको पता है स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है मोमेंटम, आपको पता है क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो इसमें डायरेक्शन ये है, तो यानी कि इसमें अब अगर हम इस वेक्टर क्वांटिटी हो गई ये वेलोसिटी, तो इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस v1 को अगर हम देखें तो ये इस डायरेक्शन में क्या बनेगा, इसका v1 cos θ1, और ये वाली डायरेक्शन में क्या बनेगा इसका, जल्दी से बताओ, v1 sin θ1, इस तरीके से बनेगा। ऐसे ही इस b वाले पार्ट का भी अगर हम देखें, b इधर जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है θ2 इधर है ना, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, v2 cos θ2 x के अलॉन्ग, और इसके अलॉन्ग क्या बनेगा आपके पास, v2 sin θ2 बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। तो यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसमें दो अब डायरेक्शन आ रही हैं, x और y। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अलोंग x एक्सिस, तो x एक्सिस के अलोंग ही था बिफोर कोलिजन, ये वाला x के अलोंग ही है, तो ये चीज़ आएगी यहाँ पर। और जो आफ्टर कोलिजन है उसमें अब कौन सा आएगा, x के अलोंग, बताओ। ये इसकी वेलोसिटी का वेक्टर हो गया, ठीक है ना। और ये कौन सा है, a वाला है, तो ये m1 v1 cos θ1 प्लस में m2, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, तो मास और वेलोसिटी अब b के लिए कौन सी होगी, इसमें ये वाला कंपोनेंट होगा आपका, कौन सा है ये, x के अलोंग v2 cos θ2। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई यहाँ पर, और दूसरी हम कहाँ से निकाल लेंगे इसमें, देखो अलोंग y एक्सिस। अब अगर आप देखो बिफोर कोलिजन y के अलोंग तो कुछ भी नहीं जा रहा, तो y के अलोंग बिफोर कोलिजन तो 0 है। अब इस साइड अगर हम देखें तो यहाँ पर y एक्सिस के अलोंग ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका, m1 v1 sin θ1, वेलोसिटी कौन सी आएगी, y के अलोंग ये v1 sin θ1 आएगी, ठीक है। और v2 वाली की अगर हम देखें तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, y के अलोंग वाला ये v2 sin θ2। लेकिन ये देख रहे हो डायरेक्शन इसकी क्या है, इस वाले के बिल्कुल अपोजिट है। तो हमें पता है यहाँ पर डायरेक्शंस भी लेनी पड़ती हैं वेलोसिटीज़ में, तो यहाँ पर पहले तो हम प्लस लिखते थे क्योंकि वो सेम डायरेक्शन की होती थी। यहाँ पर अब क्या आएगा, माइनस, बिकॉज ये नीचे की तरफ है, ठीक है। तो साथ में आएगा m2, mv होता है ना मोमेंटम, तो m, और यहाँ पर v क्या है, अब ये हमारा v2 sin θ2 है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। तो ये हमारी यहाँ से सेकंड इक्वेशन बन जाती है, क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर। तो एक चीज़ आपको ध्यान में क्या रखनी है
कि वाई एक्सिस के अलोंग जब हम बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग, तो बिफोर कोलिजन भी क्या है, मोमेंटम ज़ीरो है वाई के अलोंग, और अगर हम बात करें आफ्टर कोलिजन तो वाई के अलोंग ये भी ज़ीरो ही बनेगा, क्योंकि ये टर्म इस वाली टर्म को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ये टर्म इस टर्म को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है, इस वजह से हम ये बात बोल सकते हैं। ठीक है, चलो ज़्यादा डिटेल में ना जाके, फर्स्ट और सेकंड हो गई। ठीक है, उसके बाद आपको पता है काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इसमें कंजर्व्ड होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो बिफोर कोलिजन क्या बनेगी, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस में 1/2 m2 u2 का स्क्वायर एंड इक्वल टू में क्या आ जाएगी ये, जल्दी से बताओ। अब देखो एनर्जी में कुछ भी डायरेक्शन वाली करने की जरूरत नहीं है। कहीं आपको यहाँ पर वेलोसिटी मास इंटू वेलोसिटी होती है ना, इसमें भी ये स्क्वायर होता है बस वेलोसिटी का, तो कहीं यहाँ भी डायरेक्शन की बात करो नहीं। एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें ऑल ओवर की बात होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डायरेक्ट 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस में 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ये इसमें थर्ड इक्वेशन बन गई, बस ये है बात। अब देखो 3 इक्वेशंस हैं, क्लियर है, तो 3 ही क्वांटिटी हम क्या है इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि आपको पता है 2 इक्वेशन है, 2 चीज़ें ही आप ऑब्टेन कर सकते हो, और 3 है तो 3, बाकी सब आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर, चाहे जितनी मर्जी क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो अगर 3 इक्वेशन है, 3 ही अननोन क्वांटिटी हो सकती हैं, वही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 2 इक्वेशन है, 2 ही अननोन क्वांटिटी हो सकती हैं, वही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन यहाँ 3 है तो हम 3 फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे 4 अननोन क्वांटिटीज़ कौन सी हैं हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जो 4 अननोन क्वांटिटीज़ हैं v1 v2 θ1 और θ2। अब ये 4 अननोन है तो ये तो कैलकुलेट नहीं हो सकती, बिकॉज इक्वेशंस कितनी है हमारे पास, 3 है, तो वही लिख रखा है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग 3 इक्वेशंस। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बाय मेजरिंग वन ऑफ द 4 अननोन आएगा अननोन क्वांटिटी से θ1। अगर हम इन चारों में से किसी एक का पता लगा एक्सपेरिमेंटली, तो जो वैल्यू है अदर 3 कैन बी सोल्ड। क्लियर है, इतनी बात, सिंपल सी बात है। तो ये कहानी थी इसमें इलास्टिक कोलिजन इन 2D के बारे में। मेन बस इसमें क्या थी बात, एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा जो मोमेंटम होगा, और वाई के अलोंग आएगा, वो किस तरीके से आया ये मैंने आपको बता दिया। बताओ समझ में आई बात? ठीक है, अब मेन बात इस पे चलते हैं। स्पेशल इसका जो केस है, स्पेशल केस, ठीक है, क्या है आपके पास जो स्पेशल केस है कि जब 2 आइडेंटिकल हों पार्टिकल्स, क्या हों, व्हेन m1 = m2 = m हो और u1 u हो, स्पेशल केस अगर हम बात करें, और u2 क्या हो, इसके अंदर 0 हो, तब की कहानी हम बात कर रहे हैं। क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, तो ये कौन सा स्पेशल केस है हमारे पास, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स का केस है। कौन सा केस है, 2 आइडेंटिकल, मास सेम है तो मतलब क्या है, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स का केस है। तो आपके पास ये अलग से भी आ सकता है टॉपिक कि इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स को आपको बताना है। ठीक है, तो 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम इसके अंदर। तो कुछ नहीं है, सिंपल सी कहानी है। जैसे कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो थी यहाँ पर, वो क्या थी, देखो ये थी। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करें, देखो जो है हमारी, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, फ्रॉम फर्स्ट, देखो क्या है ये, m1 u1 + m2 u2 है। ठीक है, तो m1 को तो m लेना है और u1 को u लेना है, और u2 है 0 तो m2 u2 वाला तो 0 हो गया, इक्वल टू आ जाओ, m1 को m, v1 ही रहेगा, और साथ में ये cos θ1 प्लस में m2 को m, और ये v2 cos θ2 आएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम m कॉमन लें, यहाँ से m कॉमन लें, तो v1 cos θ1 प्लस में ये v2, यहाँ नहीं आएगी ब्रैकेट, देखो m कॉमन लिया ना, तो v1 cos θ1 आ गया, प्लस में v2 cos θ2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से ये m u है तो m से m कैंसिल, तो ये जो इक्वेशन बनी है वो क्या आ गई, u = में v1 cos θ1 प्लस में v2 cos θ2। क्लियर है बात, इतनी बताओ। ये हमारी 4th इक्वेशन बन गई मान लो यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से देख लो फ्रॉम सेकंड क्या है हमारे पास, देखो 0 = में क्या है, m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2 ये है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो m1 को m ले लो, v1 sin θ1 माइनस में m v2 sin θ2। अब यहाँ से अगर हम देखें ये वाली टर्म इधर लेके जाएं, तो m v2 sin θ2 और ये v1 sin θ1 हो गया m साथ में। ठीक है, m से m कैंसिल हो गया, ये आ गया v2 sin θ2 = में v1 sin θ1 आ गया। ये आ गई हमारी 5th इक्वेशन। बताओ कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ज़रा, अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड वाली इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ से देखो ज़रा क्या होने वाला है, फ्रॉम कौन सी है ये, थर्ड से देखो क्या होगा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर है, ये दिख ही रहा है आपको। ठीक है, तो m1 को m लेना है और u1 को क्या लेना है, हमें u लेना है, इसका स्क्वायर, प्लस में 1/2 m2 को m और u2 तो 0 है, इसका स्क्वायर, इज़ इक्वल टू क्या है, 1/2 m v1 स्क्वायर है। ठीक है, प्लस में 1/2 m
v2 का स्क्वायर। अब क्या करो आप यहाँ से 1/2 जब आप कॉमन लोगे यहाँ पर, तो ये 1/2 m कॉमन लोगे जब, तो यहाँ से 1/2 m कॉमन और यहाँ से भी 1/2 m कॉमन, वो कट हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से? सिंपली मैं अगर ये देखो ये वाली टर्म और यहाँ से ये तो 0 ही होगी पूरी टर्म, ठीक है। ये 1/2 m कॉमन आएगा, ये 1/2 m कॉमन आएगा, तो ये कट हो जाएंगे। तो इधर से क्या बचेगा? सिंपली u² इज इक्वल टू में इधर क्या बचेगा? ये v1 का स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर बचेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 6। अब क्या करना है आपको? पुट करना है आपको 4th को इन 6th। ये वाली देखो, ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये देखो, ठीक है। ये जो 4th इक्वेशन है ना, ये वाली u की वैल्यू है यहाँ, ये वाली v1 cos θ 1 v2 cos θ 2, ये यहाँ पर पुट करते हैं। देखो सिंपल है बहुत ही, देखो जी, देखो u की वैल्यू पुट करनी है। तो u की वैल्यू क्या है हमारे पास? v1 cos θ 1 प्लस में v2 cos θ 2, इसका क्या है? स्क्वायर है। ये आ गया आपके पास v1 स्क्वायर, ये आ गया आपके पास v2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगता है। तो देखो v1 cos θ 1 इसका स्क्वायर पूरे का, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, प्लस v2 cos θ 2 इसका स्क्वायर होगा बिकॉज b स्क्वायर है, तो इस पूरे का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab। तो 2a क्या है? v1 cos θ 1 और b क्या है? v2 cos θ 2। सिंपल मैंने क्या किया है? a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ ओपन किया है, ठीक है। इज इक्वल टू ये क्या है? v1 का स्क्वायर प्लस में ये v2 का स्क्वायर है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? अब देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, देखो ये जो है ना आपका ये 2v1 ये v2 और ये cos θ 1 cos θ 2, ये टर्म यहीं रहने दो, ये वाली। बस मैंने क्या किया? v1 के साथ v2 कर दिया, θ 1 θ 2 इकट्ठे कर दिया। इज इक्वल टू में v1 का स्क्वायर प्लस में ये v2 का स्क्वायर है, ये टर्म इधर जाएगी तो माइनस का v1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ 1 एंड माइनस का v2 स्क्वायर cos स्क्वायर θ 2, ये टर्म इधर आ गई। अब यहाँ से फ़ायदा क्या होने वाला है? देखो ये v1 स्क्वायर है, यहाँ भी v1 स्क्वायर है। इन दोनों टर्म में से अगर हम v1 स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? इधर 1 और इधर से क्या बचेगा? माइनस में cos स्क्वायर θ 1। ऐसे ही यहाँ से प्लस का ये v2 स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ क्या बन जाएगा? ये v2 स्क्वायर है, ये भी v2 स्क्वायर है ना, इन दोनों में से कॉमन लिया v2 स्क्वायर, तो यहाँ का रह गया 1 और इधर का क्या बचा? माइनस में cos स्क्वायर θ 2। बताओ जी, समझ में आया? अब हमें पता है ये 1 माइनस cos स्क्वायर θ 2 क्या होता है? जल्दी से बताओ। ये v1 स्क्वायर क्या होता है? ये जल्दी से बताओ। साइन स्क्वायर θ 2, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ 2। ये θ 1 है तो यहाँ θ 1 आएगा, ठीक है, और ये θ 2 है तो यहाँ θ 2 आएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत? और ये टर्म एज इट इज़ आएगी यहाँ से 2v1 v2 cos θ 1 cos θ 2। अब यहाँ से हमें क्या करना है? आपके पास ये इक्वेशन आई थी यहाँ पर 5th इक्वेशन, देखो v2 sin θ 2, v2 sin θ 2 की वैल्यू क्या पुट कर दो? v1 sin θ 1। देखो ये तो आपको पता चल रहा है ना यहाँ पर, ये 1 माइनस cos स्क्वायर θ 1 कैसा है? देखो जैसे आपको पता है साइन स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू में 1 माइनस cos स्क्वायर a होगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर a आ रहा है तो उसको मैं साइन स्क्वायर a लिख सकता हूँ। तो यहाँ बस जो भी थीटा है वो मैंने थीटा में पुट कर दिया। क्लियर है? ये तो बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं आपकी, ठीक। अब जो मैं बात कह रहा था कि 5th इक्वेशन आपको यहाँ पर पुट करनी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पुट इक्वेशन 5th। तो इक्वेशन 5th पुट करोगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? ये 2v1 v2 cos θ 1 cos θ 2 इज इक्वल टू में ये v1 का स्क्वायर है, ये है साइन स्क्वायर θ 1 प्लस में, अब वहाँ पर जो 5th इक्वेशन है ना उसमें v2 साइन θ 2 की वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो v2 साइन θ 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर नहीं हो जाएगा इधर, और इधर स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इस तरीके से ही बनेगा या नहीं? तो मतलब क्या है कहने का कि इसकी ये वाली वैल्यू जो है ये पुट करनी है हमें, मतलब v2 sin θ 2 की वैल्यू ये पुट करनी है। तो ये वहाँ पर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो इसका भी यहाँ पर क्या पुट हो जाएगा? स्क्वायर पुट हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? क्योंकि देखो ना ये v2 sin θ 2 इस तरीके से है, v2 sin θ 2 ऐसे है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया था v2 स्क्वायर sin θ 2 का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बात है v2 sin θ 2 की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूँगा? v1 sin θ 1। तो ऑब्वियसली बात है इसका भी स्क्वायर है तो वो क्या आएगा? v1 स्क्वायर sin θ 1 स्क्वायर, ये आएगा। तो इसी तरीके से हमने कर दिया ये। बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब देखो आगे
यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से आपको जो वैल्यू है वो किसकी निकालनी है, यहाँ से कोस थीटा 1 की वैल्यू निकालनी है। देखो अभी पता चलेगा आपको ऐसा क्यों करना है। देखो कोस थीटा 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस में v1 ये कितना हो गया, सॉरी ये 2 हो गया, ठीक है ना। तो 2v1 स्क्वायर साइन थीटा 1 हो गया। क्लियर है। देखो ना ये x 2x नहीं हो गया, तो ये इस तरीके से लिख दिया। अपॉन में क्या है हमारे पास यहाँ पर 2v1 v2 कोस थीटा 2 ये है, ठीक है, बिकॉज कोस थीटा 1 यहाँ रह गया। तो देखो एक v1 से ये कट गया और 2 से ये कट गया। तो यहाँ पर जो कोस थीटा 1 की वैल्यू आई है वो क्या आई है आपके पास, देखो ध्यान से v1 बाय v2, यहाँ पर क्या आया ये साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में कोस थीटा 2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, कोई दिक्कत इसमें? तो समझ में आया कैसे आया ये। अब यहाँ पर देखो आपके पास ये जो फिफ्थ इक्वेशन थी ये वाली यहाँ से अगर मैं साइन थीटा 2 की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, जल्दी से बताओ। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम फिफ्थ साइन थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से v1 साइन थीटा 1 अपॉन में क्या आ जाएगा ये आपके पास v2 नीचे यहाँ, ठीक है। अब देखो आपको पता है कोस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। कोस a कोस b, यही होता है कोस a कोस b माइनस में साइन a साइन b। तो यहाँ पर हम a और b क्या है हमारे एंगल कौन से हैं यहाँ पर, थीटा 1 और थीटा 2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस में साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। वैल्यू पुट करो यहाँ पर, देखो कोस थीटा 1 की ये है वैल्यू v1 बाई v2 साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में कोस थीटा 2, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। और ये वाला कोस थीटा 2 यहाँ है कोस थीटा 2 माइनस में साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। साइन थीटा 2 की वैल्यू क्या है v1 बाई v2 और साइन थीटा 2 की वैल्यू v1 बाई v2 साइन थीटा 1। तो यहाँ से अगर आप देखो ये इससे कट गया, ये साइन स्क्वायर थीटा 1, यहाँ भी क्या बन गया v1 v2 और ये भी मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर थीटा 1। तो ये टर्म भी सेम हो गई v1 बाई v2 साइन स्क्वायर थीटा 1 और यहाँ भी माइनस में v1 बाई v2 साइन स्क्वायर थीटा 1। तो ये क्या हो गई पूरी कैंसिल हो गई, तो मतलब क्या आ गई यहाँ पर ये 0 आ गई। तो यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। तो हमें कोस में टर्म देखो 0 कब होती है, कोस 90 पे होती है। तो मैं अगर यहाँ रखूँ वैल्यू कोस 90 तो कोस थीटा 1 प्लस में थीटा 2, तो हमारे कोस से ये कोस कैंसिल होगा। तो कितना आ गया यहाँ से अगर हम देखें थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए फॉर द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स के लिए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, कोई इसमें दिक्कत? तो इसका मतलब अगर आपको कोई एक एंगल दिया हो, मान लीजिए आपको एक एंगल दिया है कितना, मान लीजिए 50, ठीक है, थीटा 1 50 दिया है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि थीटा 2 कितना होगा 40 डिग्री होगा। क्या यार इतनी बात समझ में आई या नहीं बताओ, क्योंकि टोटल सम कितना होगा 90 होगा। तो यहाँ से जो कंक्लूजन है वो यही है हमारा क्या, कि ये जो थीटा 1 और थीटा 2 होगा इनका जो एडिशन होगा वो 90 होगा हमेशा। तो एक एंगल अगर पता है तो दूसरा हम बड़ा ईजिली निकाल सकते हैं, याद रहेगी ये कंडीशन। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो कि u0 वेलोसिटी से चल रहा है और दूसरा क्या है एट रेस्ट है। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन में गया, ये इस डायरेक्शन में, ये एंगल दिया हुआ है जो कि है हमारा थीटा 2 और ये है थीटा जो हमें फाइंड आउट करना है जो कि है हमारा थीटा 1, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ए की स्पीड भी निकालनी है जो कि हमारी कौन सी स्पीड होती है v1, ये निकालनी है हमें, और ऑल्सो द एंगल थीटा यानी कि ये थीटा 1 निकालना है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, देखो हमें पता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होता है 90 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो थीटा 2 कितना दिया हुआ है हमें, थीटा 2 दिया हुआ है जी 45 डिग्री और ये थीटा है, थीटा 1 थीटा लेना है हमें, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा 90 माइनस 45 दैट इज़ 45 डिग्री थीटा आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, कोई इसमें दिक्कत परेशानी? अब देखो जो वेलोसिटी है वो कहाँ से निकलेगी, वो हमें पता है इन्हीं इक्वेशन से निकलती है, ठीक है ना। तो देखो ज़रा अगर हम यहाँ पर देखें इस केस वाले में कहानी अगर देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास आइडेंटिकली मास है, ठीक है, मास m है, इसका भी मास m ही है, ठीक है, गिवन ही है ये आपको, ठीक है, क्वेश्चन में कि आइडेंटिकल मास है, क्लियर। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप देखो यहाँ से तो यहाँ पर क्या बनेगा m1 m हो जाएगा। मतलब ये पूरी की पूरी कहानी कौन सी बनने वाली है, जो कि हमने स्पेशल केस में की थी कि m1 इक्वल टू m2 m है और u1 कितना है हमारा u है, यहाँ पर u0 हो गया बस, ठीक है, और u2 0 है, यहाँ पर भी क्या है हमारा u2 0 है। तो अगर हम देखें कि हमने जब यहाँ पर किया था फ्रॉम फर्स्ट तो ये आई थी हमारी इक्वेशन, ये सब वैल्यूज पुट करके, तो यही आने वाली है। तो यहाँ से अगर आप देखो इसमें ये कर के जब सोल्व सारा का सारा तो ये आया था हमारे पास, क्या था ये
तो हम यहाँ लिखेंगे ये कहाँ से आई है हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आया है u इज इक्वल टू में v1 कोस थीटा 1 प्लस में v2 कोस थीटा 2, ये आ रहा है। क्लियर है इतनी बात, यहाँ से देखो दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर हमें पता है u हमारा क्या है, u नोट था, तो मैं इसको मतलब ये u1 वाला था ना, तो ये u नोट हो गया यहाँ पर, ठीक है, u नोट, ये v1 और कोस थीटा 1 भी हमें पता है कितना है, 45 है, और जो कि हमारा थीटा है, एक तरह से ये थीटा 1 था ना, इस तरीके से मान लो ये जो कि थीटा ही है हमारा, तो ये भी कोस 45 है, और ये भी कितना है v2, यहाँ पर भी कितना आएगा, कोस 45 आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है इस इक्वेशन में जो हमारे पास, अगर आपको याद है ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो देखो कैसे, पहले इसको देखो, कोस 45 कितना होता है आपके पास, √1/√2 होता है, तो ये 1/√2 हो गया, प्लस में ये v2 और ये भी कितना होता है आपके पास 1/√2, तो ये आ गई टर्म, ठीक है। अब देखो फ्रॉम कौन सी थी ये इक्वेशन, फिफ्थ से हम v2 की वैल्यू निकाल लें, तो ये बन जाएगी v1 साइन थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा 2, और थीटा 1 थीटा 2 45 में, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी साइन 45, ये भी साइन 45 भी कट हो गया, तो यानी कि v2 इक्वल टू क्या है हमारे पास, v1 है। क्लियर है, तो मैं यहाँ v2 की जगह क्या रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ बताओ, u नॉट, ये v1, ये √2, प्लस में v2 की जगह भी क्या रख सकता हूँ, v1 और ये √2। तो यहाँ से देखो LCM लो आप, कितना आएगा ये v1 प्लस में v1 दैट इज़ अ 2v1 अपॉन में √2। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत इसमें, और ये है u नॉट इधर। अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को मैं √2 लिख सकता हूँ 2 बार, और ये v1 है और ये √2 है, तो ये इससे कट गया, तो यहाँ से कितना आ रहा है, ये √2 में v1, तो v1 कितना आ जाएगा आपके पास, u नॉट बाई में √2 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें, सिंपल कहानी थी, ठीक है। तो ये v1 की वैल्यू निकाल दी हमने, जो कि उसने पूछी थी कि a की कितनी वेलोसिटी है, तो इस तरीके से ही हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या था कि ये जो इक्वेशंस थी यहाँ पर, ठीक है, इन्हीं का ही यूज़ करके हमारा सब कुछ निकलने वाला है। क्लियर है, जैसे कि आपने ये देखा कि v1 का हमने किस तरीके से निकाला। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ ज़रा, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी, कर लोगे इसको, ठीक है। तो ये था इलास्टिक कोलिजन इन 2D। क्लियर, ओके, थैंक यू।